हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नीट और एआईपीएमटी में पूछे हुए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल की। कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा हुआ। क्या बोल रहे हैं? स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 3.2 टाइम्स 10 raised to the power -7 कूलम distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर from the center of the sphere? 1/4 एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर क्या है? तो यह है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। क्यू है चार्ज जो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और के हम सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। यहां पर हाल फिलहाल आपको लिखना पड़ेगा 1/4 और फिर क्या आता है एप्सिलन आर, तो वो तो 1 होगा क्योंकि मीडियम यहाँ मेंशन नहीं है, मतलब एयर में हम फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर यहाँ आएगा क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके न्यूटन पर कूलम में आपको आंसर मिल जाएगा। पर थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, क्या क्या बातें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए इस तरह का क्वेश्चन आने पर। यहाँ ध्यान देंगे बोर्ड पर। तो यह है, मान लो वो स्फेरिकल कंडक्टर, इसको हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है? तो फील्ड की डायरेक्शन पर फर्क पड़ता है। हालांकि यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछी है। पॉजिटिव चार्ज जब हम देंगे स्फेरिकल कंडक्टर को, जिसकी रेडियस कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो कंडक्टर यदि बोल रहा होगा तो हमको कंडक्टर को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है। फिर हमारा ध्यान जाना चाहिए उस चार्ज पर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यदि डायरेक्शन बताना पड़ी तो। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ, रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है 15 सेंटीमीटर। तो उन दोनों पर भी ध्यान देंगे वैल्यूज पर, तो पता लग गया कि हमको कहीं बाहर फील्ड फाइंड करनी है। और सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं इसी पर, तो ध्यान देंगे। आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम कब होगा? जब ये 1/4 होगा के का वैल्यू। फिर सरफेस वैल्यू कितनी होती है? वो होती है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर फील्ड कितनी होती है? तो अंदर फील्ड होती है 0। ये किसी स्फेरिकल कंडक्टर की हमने बात की। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी हम करते हैं उसको सॉल्व। पर डायरेक्शन यदि पूछा होता तो फिर आपको यहाँ भी ध्यान देना था। यहाँ डायरेक्शन कैसी होगी? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होता तो वो इनवर्ड होती। उसके अलावा यहाँ ध्यान दें कि सेंटर से सरफेस तक, ये बार बार पूछते हैं, सेंटर से सरफेस तक फील्ड 0 होती है, फिर अचानक वो मैक्सिमम हो जाती है सरफेस पर। ये मैक्सिमम है और कांस्टेंट भी है। और फिर सरफेस से आगे बढ़ने पर 1/r² से वो डिक्रीज होती है, फाइनली इंफिनिटी पर वो 0 हो जाती है। तो ये सब बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए उस समय। अब इसको सॉल्व करें, 9 इंटू 10⁹9। फिर चार्ज कितना है? चार्ज वो है 3.2 टाइम्स 10⁻⁻7। और नीचे नीचे क्या आएगा? 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 टाइम्स 10⁻⁻4। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ऐसा लिख लेंगे। और अब इसको मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लिकेट नहीं करें, ऐसा करें कि ये 3 3 9, 3 5 15। इसी तरह इस 3 से इसको भी कैंसिल कर दिया 5 बार। ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ लिख रहा हूं अब मैं इसको, तो क्या बचता है यहाँ पर? ये 5 और 5 बचेगा। तो एक काम करना चाहिए, इजी करना है कैलकुलेशन। ये मेरा तरीका है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसको मैंने बना लिया 50 और 50, मतलब मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में, उसके बदले न्यूमरेटर में भी 100 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। और फिर 10 की पावर्स को रीअरेंज करेंगे। उसके पहले यहीं कर दें इसका सॉल्यूशन हम, तो 50 से इसको काट देता हूं मैं 2 बार,
और ये 10⁻⁹ है, इसमें से यदि 10⁻² बाहर कर लूं मैं सपोज, तो 50 से वो भी कैंसिल होके 2 आ जाएगा, और यहां बचेगा 10⁻⁷, वो इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो आसान हो गया ये, 3.2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे क्या है, नीचे है 10⁻⁴, तो 3.2 इंटू 2 6.4, और 6.4 इंटू 2 12.8 हो जाएगा, तो 12.8 टाइम्स 10⁻, क्या हुआ, 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होता है, हम उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं। तो ऐसा आपके दिमाग में यदि आ जाए तो अच्छा होगा, जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब इसको हम लिखते हैं 1.28, मतलब क्या किया हमने, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में। बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूलों को याद रखें, दोनों को, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ग्राफ भी कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब होता है 3 डायमेंशनल, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। बस यही क्लू है, उस स्पेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, वो 0 होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप याद आ जाता है, तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं, यदि ये याद आ जाता है। इनफैक्ट ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स यदि याद आ गया, तो इस स्पेस के लिए ये डेल्टा वी हमेशा ही 0 होगा, और इसके 0 होने से फील्ड भी कितनी होगी, 0, यानी आप आंसर तक पहुंच जाओगे बगैर कुछ किए हुए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इन अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 16 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम मीटर। शॉर्ट डायपोल बोल ही दिया है हमसे कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, और उसका डायपोल मोमेंट दे रखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। तो इसको अंडरलाइन करना चाहिए हमेशा, मुझसे भी कई बार मिस्टेक होती है, पूछा होता है पोटेंशियल, और हमारी अक्सर हैबिट होती है फील्ड फाइंड करने की। पोटेंशियल पूछा है, अपने आप से बात करते हुए ये काम आपको करना है, उसको अंडरलाइन करना है, कहना पोटेंशियल निकालना है, तो गलती नहीं होगी। तो क्या है क्वेश्चन, ऐसा है वो डायपोल, और ये उसका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज डायपोल का, ये उसका सेंटर। तो आपको पता है कि डायपोल मोमेंट एक्ट करता है इधर, कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसी को इन्होंने डायपोल एक्सिस बोला हुआ है। तो डायपोल एक्सिस है ये, और सेंटर से 0.6 मीटर दूर, यहां कहीं 0.6 मीटर पर यह है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां आपको पोटेंशियल बताना है। और ऐसा बोला है कि एक्सिस और सेंटर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, इनके बीच फॉर्म होने वाला ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, मैं आपको इसका फॉर्मूला याद दिलाता हूं, क्योंकि हमको इसको निकालना है इसमें एसआई यूनिट्स में। तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0, ये आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, यहाँ आएगा p cos थीटा, या 2p cos थीटा, p cos थीटा, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर या आर क्यूब, आर स्क्वायर, क्यूब आता है, ध्यान देना, शॉर्ट डायपोल के लिए जब हम फील्ड निकाल रहे होते हैं तब वो क्यूब आता है, अभी तो स्क्वायर आएगा। बस ये इसका आंसर है, इसको सॉल्व करना है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या वैल्यूज डालें, 9 इंटू 10⁻⁹, उसके अलावा p, तो ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है 16 टाइम्स 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। फिर cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, वो होगा हाफ, तो यहाँ 2 आ गया, और फिर करना है हमको आर स्क्वायर, मतलब 0.6 टाइम्स 0.6, और आप निकाल रहे हैं वोल्टेज या पोटेंशियल, तो वो वोल्ट में ही आएगा। बस ये इसका आंसर है। तो बहुत आसान है कैलकुलेशन भी, ये देखो ये कैंसल आउट, फिर ये दो जीरोज ऊपर जाएंगे, 100 बनेगा वो, तो 9 इंटू 16 इंटू 100, ये भी मन में करना है आपको, और नीचे 2 इंटू 6 टाइम्स 6,
तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और फिर ये 3 2 जा 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 से 16 दो बार कैंसिल होके आपको मिल गया वो 200 वोल्ट। आसान सवाल है, पर वो फॉर्मूला आपको याद आ जाए, पहले तो फॉर्मूला याद आ जाए, इस ये इमेजिन कर पाए आप अपने दिमाग में, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज वो जब भीड़ में आएगा 45 क्वेश्चंस की, तो हो सकता है वो फॉर्मूला आप गलत लगा रहे हो। तो फॉर्मूला लिस्ट आप बना ही रहे होंगे, अभी भी नहीं बनाई है तो अभी भी मौका है, फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि नीट में जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या है हमसे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो यूं आना चाहिए दिमाग में हमारे कि सिस्टम है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमारा सिस्टम है, 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम, और इनके बीच की सेपरेशन हमको दी हुई है 1.6 एंगस्ट्रॉम, ये सेपरेशन दी है। होगा क्या? होगा ये कि इनके बीच म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन पर लगाएगा जितना फोर्स, उतना ही फोर्स ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर एक्सर्ट करेगा। इस फोर्स को हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से। फिर यहाँ बोला नहीं है, पर ऐसा माना हुआ है कि इन फोर्सेस की वजह से ये मूव करने लगते हैं, मतलब एक्सेलरेशन आ जाता है इनमें, क्योंकि हम सेकंड लॉ से जानते हैं, वेयर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है उसको यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से यदि डिवाइड कर देंगे तो हमको उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा, करना तो आपको ये है एक्चुअली, क्या करना है, बस फोर्स फाइंड आउट करके उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। यदि ये फोर्स एसआई यूनिट्स में आप लिख रहे होंगे, तब क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सीधे 9 इंटू 10⁻⁹ ये कांस्टेंट आएगा, फिर चार्जेस का प्रोडक्ट, तो दोनों पर ही इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, साइन उनका ऑपोजिट है, आप प्लस माइनस के साथ नहीं रखेंगे, प्लस माइनस के साथ रखेंगे तो एक माइनस आएगा, वो माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है। आपको तो बस इसकी स्क्वेयरिंग कर देनी है, और इसकी स्क्वेयरिंग करनी है तो डायरेक्ट यहाँ लिखता हूं मैं 1.6 दो बार, और 10⁻⁻19 है ना, तो -38 आप लिख सकते हैं, या -19 दो बार लिख लें। ये तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1.6 इंटू 1.6 दो बार, और एंगस्ट्रॉम और मीटर में आपको रिलेशन हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है -10 मीटर। ठीक है, ये दो बार आएगा तो इसको -20 कर देता हूं मैं। यहां तक तो फोर्स निकला है, अब इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि सिर्फ 9 लिखा है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो उधर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आप 9.1 लेंगे और 9.1 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा सब नहीं करें, खुद ही उन्होंने उसको इजी बना कर दिया हुआ है। ये भी नीट 2020 का ही क्वेश्चन है कि देखो आप ये दोनों कैंसिल, ये 9 भी कैंसिल, तो सिर्फ 10 की पावर्स बच रही हैं, सिर्फ 10 की पावर्स हैं। इसको ऊपर ले जाएं -31 को, तो -38 प्लस 31 -7 बचेगा, -7, और ये 9 -7 10⁻² होगा, इसके ऊपर जाने पर 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप आंसर तक पहुंच जाओगे, मेंटली भी आप करते हो तो 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बिल्कुल शर्म नहीं करना चाहिए, यदि इनको जोड़ना पड़े तो आप अलग से ऐसा लिखने में भी शर्म नहीं करना कि आपका दोस्त वैसा करता है मन ही मन में, तो हम भी मन ही मन में करें, वो एक भी इधर उधर पार की गड़बड़ हुई तो 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। इसलिए आपका जो तरीका है, आपकी जो स्पीड है, उस स्पीड से आप करो, आप किसी से कोई मुकाबला मत रखो। सब अलग अलग जगहों पर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग एक बार में इसको पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में वो वैल्यूज फिट हो जाती हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन, कुछ लोगों को बार बार देखना पड़ता है, तो सबका तरीका अपना अपना अलग अलग है। हम सब यूनिक हैं, हम सब
स्मार्ट हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, इसका कॉम्पेंडियम भी आपको देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आज मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने की, और वो तो दिया हुआ है, ये इसका जो आर्काइव्स है वो तो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेजा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसा मैंने पहले कहा था पोटेंशियल की बात हो रही है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल with radial distance r from the center of a positively charged metallic thin shell। खोखला गोला है मेटल का जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और हमको क्या बताना है, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ। कौन सा आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो अभी हमने डिस्कस किया था, नहीं अभी तो फील्ड हमने बात की थी, अब हम पोटेंशियल आपको बतला देते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर है, इस पर भी बार बार क्वेश्चन आते हैं जेई में भी और नीट में भी। तो ये है वो स्फीयर जिसको मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया है, जैसा कि यहाँ बोला है पॉजिटिवली चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज है ये दिमाग में आपके होना चाहिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज इसको देकर और फिर बात कर लें आपसे। तो आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, फील्ड क्या थी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, पर पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। फिर सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पर होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये सरफेस का वैल्यू, इसको मैं वी एस लिख देता हूं, इसको मैं वी ओ लिख देता हूं आउटसाइड पॉइंट पर। और अंदर, तो अंदर फील्ड उतनी ही होती है, सॉरी पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर है। बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और अंदर अंदर उतना ही जितना कि सरफेस पर है। अब ये कांस्टेंट है ना, यस, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, यानी सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और उतना ही होता है अंदर। तो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस या स्पेस, जैसा भी क्वेश्चन भी पूछा था उसका ये एग्जाम्पल हो गया इक्वी पोटेंशियल का। फिर क्या याद रखेंगे, अब ये पॉजिटिव होने पर क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव होने पर फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, पॉजिटिव प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्रोड्यूसेस नेगेटिव पोटेंशियल। डायरेक्शन पूछे तो समझ जाना, आपको वो उल्लू बना रहे हैं, डायरेक्शन होती ही नहीं है पोटेंशियल में, इट्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। बस इतना याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस नेगेटिव पोटेंशियल। तो हो सकता है अभी तो ग्राफ पूछा है पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन शेल के लिए, अगली बार हो सकता है नेगेटिव के लिए पूछें, तो क्या फर्क आएगा इस पर भी ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। फिर कौन सा होगा ग्राफ, तो सेंटर पे खड़े हो जाएं तो पोटेंशियल ये है, उसके बाद सेंटर से सरफेस तक वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और फिर वो डिक्रीज होता है 1/r से, तो ग्राफ ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का वेरिएशन आएगा वोल्टेज विद डिस्टेंस के लिए, वोल्टेज में आर से चेंज किस तरह से आएगा, तो पहले तो वो कांस्टेंट रहेगा सरफेस तक, और उसके बाद वो 1/r से डिक्रीज होगा। अब मान लो नेगेटिवली चार्ज होता तो बस ये ग्राफ इधर आता, इस तरह का होता वो ग्राफ, ध्यान देंगे इस तरह का होता वो ग्राफ। हालांकि नीट में नहीं आएगा, वो जेई वालों को कई बार उलझाते हैं इस तरह से, नीट में तो अपना सीधा सच्चा क्वेश्चन आता है, तो सीधे सच्चे क्वेश्चन पहले मास्टर कर लें और उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर जाएं। अगला क्वेश्चन है फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल का, 2020 में ही पूछा हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल प्लेन, इसको इक्विटोरियल होना चाहिए कायदे से, at a distance r from the center of the dipole having dipole moment p is given by r is too much greater than separation of two charges forming the dipole, epsilon naught is permittivity of free space। और ये नीट 2020 में पूछा हुआ है, और मुझे यहाँ एक गलती दिख गई है, वो मैं आपको गलती अभी ही बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक हुई है। वो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए था और यहाँ माइनस साइन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया। क्या बताना है हमको, हमको बताना है फील्ड किसके लिए, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, कहां पर, किसी इक्विटोरियल पॉइंट पर। तो आपके दिमाग में ऐसा इमेज बन जाना चाहिए, हो गई आपके दिमाग में वो इमेज, ये है वो डायपोल,
हमसे पूछा है किसी ऐसे पॉइंट के लिए फील्ड, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ये कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेन, और इक्वेटोरियल प्लेन में कोई पॉइंट है। अब पी की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपको पता है पी एक्ट्स along the line joining the charges from negative to positive, इधर p की डायरेक्शन, और ये भी एक वेक्टर ही है। और यहां फील्ड कैसी होती है, तो फील्ड होती है एंटी पैरेलल टू p, ऐसे याद रखें। इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहां पर फील्ड होती है इस तरह से p से एंटी पैरेलल। अब अगली बार हो सकता है वो एक्सियल पोजीशन में पूछ लें तो p से पैरेलल होती है एक्सियल में, पर यहां इक्वेटोरियल की बात हुई है। अब मैग्नीट्यूड तो आपको याद है ही, ये क्योंकि शॉर्ट डायपोल की बात हो रही है, और शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ये स्केलर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में करना सिर्फ ये है कि इस p को यदि वेक्टर बना देंगे तो जैसा मैंने कहा कि फील्ड की डायरेक्शन होती है p से एंटी पैरेलल, तो बस यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, e और p। वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एंटी पैरेलल हैं, इसलिए यहाँ माइनस साइन आया हुआ है। तो क्लियरली ये आंसर होगा, आंसर सी इज करेक्ट। ये कब होगा, जब एक्सियल पोजीशन में बात हो रही होगी, पर फिर माइनस नहीं आएगा, ई और पी तो होंगे वो पैरेलल, तो इसमें वो आंसर नहीं है। 2p यहां होता और ये माइनस साइन नहीं होता तो फिर वो हो जाती एक्सियल पोजीशन। हाल फिलहाल ये आंसर सही है, आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. तो ये बहुत पॉपुलर है, ये नीट 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं बार बार एक ही बात पूछी जा रही है, एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। फिर से बात हो रही है होलो मेटल स्फीयर की जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और हमसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह वेरी होगी। तो आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन जैसे पढ़े, इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, क्या ये बात सही लिखी है? ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, और ये होती है स्फीयर की रेडियस। तो इस कंडीशन में तो फील्ड जीरो होती है, इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आगे तो फिर इसको हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा क्या है, जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ये बात सही लिखी है। एंड डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ध्यान से आपने सुना होगा कि इस कंडीशन में तो उसे जीरो रहना है, और जब स्मॉल आर कैसा हो जाता है कैपिटल आर से ज्यादा, मतलब हम बाहर आ गए, तब फिर वो फील्ड डिक्रीज होती है विद डिस्टेंस। यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही आपको पूछते हैं तो इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर आपको बहुत सावधानी से उसको पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, तो बस थोड़ा सा मैं आपको अब बताना चाहता हूं अल्फा पार्टिकल के बारे में। जानते तो हैं ही आप, अल्फा पार्टिकल आपको पता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है अल्फा पार्टिकल का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज इमिट होती हैं। अब अल्फा पार्टिकल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है मात्र, कि अल्फा पार्टिकल को हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो है हीलियम का न्यूक्लियस, या तो ऐसा बोलेंगे कि वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसा है, और या फिर ये कह सकते हैं कि वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों में से एक ही बात है। मतलब एक हीलियम का क्या लेना है, एटम। जैसे हीलियम आपने एटम लिया, मान लो ये है हीलियम एटम, तो आपको याद आ गया होगा कि 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व हो रहे होंगे। तो ये है हमारा हीलियम एटम। और अब क्या करना है, इसका करना है आपको डबल आयोनाइजेशन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी देकर बाहर निकाल देना है। इसको एनर्जी दी बाहर से इलेक्ट्रॉन को और बाहर कर दिया, मतलब आयोनाइज कर दिया। इसी तरह इसको एनर्जी दी और बाहर कर लिया।
तो इसका जब डबल आयनाइजेशन हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस में होंगे 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, और ये है अल्फा पार्टिकल जैसा, ये अल्फा पार्टिकल जैसा है, और इसीलिए इसका सिंबल इस तरह का होता है 2He4। ये 2 और 4 एक तरफ भी लिखे होते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, या इस तरह भी इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो 2He4 ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है, और अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस या डबली आयनाइज हीलियम एटम। तो बस ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इजी क्वेश्चन है नीट 19 का। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in the free space. What is the electric field midway between the two line charges? नीट 19 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको पढ़ें। तो फॉर्मूला कौन सा आपके दिमाग में आ रहा है अभी? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फॉर्मूला तो सही आपको याद आ गया मान लो, पर यदि आप जल्दबाज हैं और बगैर सोचे समझे काम करने वाले इंसान हैं तो जीरो पे आप आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आप ध्यान ही नहीं देंगे, है ना। देखो हम डिस्कस करते हैं, हो सकता है आपने यही सोचा होगा, और नहीं सोचा तो अच्छी बात है। ई कितना होता है किसी लाइन चार्ज के लिए? तो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फॉर्मूला है किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए। लाइन चार्ज का मतलब होता है चार्ज नहीं, लाइन फॉर्म कर ली है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे चींटियों की लाइन होती है, चींटियों ने लाइन बना ली, वैसे ही चार्ज ने एक लाइन बना ली है। और इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब आकाश से पाताल तक नहीं होता, उसका मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग या इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए यह फील्ड का फॉर्मूला। पॉजिटिव चार्ज फैला है तो फील्ड होगी आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो होगा टूवर्ड्स, अवे या टूवर्ड्स वो डायरेक्शन होती है। ये मैग्नीट्यूड है, और ये ऐसा फॉर्मूला है न्यूटन पर कूलम में लिखा हुआ। अब यहां पर क्या बोला है कि 2 लाइन चार्जेस हैं। आसान सवाल है, पर आपको आते हुए भी एग्जाम में भी सोचना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए, हो सकता है ट्रैप लगाया हो कुछ। ऐसे हैं वो 2 इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, तो लैम्डा और माइनस लैम्डा, इनके बीच की सेपरेशन है 2r, ये इनके बीच की सेपरेशन हो गई। और फील्ड हमसे कहां पूछी है? फील्ड हमसे पूछी है मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। मिडवे मतलब मिड पॉइंट पर, यहां पर आपसे फील्ड पूछी हुई है। तो जैसे ही हम प्लस माइनस देखते हैं, हमको लगता है 2 फील्ड्स होंगी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन की, और कैंसिल होके वो जीरो हो जाएंगी, और इसलिए वी आर टेम्पटेड टू गो फॉर द आंसर ए। तो ऐसा नहीं, उस समय सोच लें। अब क्या होगा, प्लस लैम्डा वाले इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज से फील्ड कहां होगी? तो वो होगी अवे, ऐसी होगी। और इससे कैसी होगी? टुवर्ड्स, मतलब ये तो कैसी हो गई? एडिटिव। फील्ड्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और वो एडिटिव हैं। और एक ने कितनी प्रोड्यूस करनी है? तो एक ने प्रोड्यूस करनी है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों मिलकर ऐड जब होंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होगी यहाँ नेट फील्ड मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर ये होगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। दिस इज आवर आंसर, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर न्यूटन पर कूलम। आंसर सी इज करेक्ट। अब यहाँ डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, कई बार वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके साथ अटैच करके डायरेक्शन की बात करने लगते हैं। मान लो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके साथ अटैच्ड है, तो क्या बोलेंगे, ये फील्ड कहाँ आएगी? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसमें यूनिट वेक्टर आई कैप का और मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इसका नंबर क्या था? ये था 9वां क्वेश्चन, 9th। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? 2 point charges A and B having charges plus Q minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F.
If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes. कूलम्स लॉ का सवाल है। तो दो चार्जेस हैं इनिशियली, ये केस वन एक चार्ज कितना है, तो एक है प्लस क्यू। ये सब मन में आपके चल रहा होगा और लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लिखना ही चाहिए आपको, स्पेस रहती है क्वेश्चन के आसपास में तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप, लिखना ही चाहिए। तो आपके इमेजिनेशन को थोड़ा सा और उससे सपोर्ट मिलता है। प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्जेस हैं और सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस डी पे ये रखे हैं, तब तब इनके बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है एफ। तो कैसे हैं ये चार्जेस हैं ये ऑपोजिट नेचर के, और इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा। तो ये है एफ, उसका कॉमन मैग्नीट्यूड। फिर क्या बोल रहा है, 25% चार्ज ऑफ ए, ये ए है, ये बी है, और इसका 25% चार्ज बी को दे दिया, ए का 25% चार्ज बी को दे दिया। हमको बताना है फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स। तो जब आप 25% चार्ज दे देंगे ए का निकाल कर बी को, बस यहीं पर एक प्रॉपर्टी लग रही है कि चार्जेस एडिटिव इन नेचर, मतलब प्लस माइनस साइन पर ध्यान दे के उसको जोड़ना घटाना चाहिए। अब इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था ए पर, और इसमें से कितना चार्ज 25% निकाल दिया, तो था क्यू, और क्यू का 25% मतलब क्यू बाई 4। तो बच कितना गया, बच जाएगा प्लस 3Q/4। ये सब मन में चल रहा है आपके, और इसको दे दिया, और इस पर ऑलरेडी कितना था माइनस क्यू, और इसे कितना दे दिया आपने, इसको दे दिया Q/4, इसमें से Q/4 निकालकर इसे दे दिया। तो फाइनली चार्जेस कितने हो गए, तो इस पर तो 3Q/4 रहा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 3Q/4 हो जाएगा। और दोनों कैसे हुए, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके बीच, इन चार्जेस के बीच अब रिपल्शन काम करने लगेगा। जो पहले कैसा था अट्रैक्शन, तो अब रिपल्शन आएगा। हालांकि नहीं पूछा है यहाँ, हो सकता है अगली बार ये पूछ लें आपसे कि अब कैसा लगेगा, यदि पहले अट्रैक्टिव था तो अब कैसा लगेगा, तो वो रिपल्सिव होगा फोर्स। हमसे पूछा क्या है, यदि पुराना फोर्स एफ है तो अब ये नया फोर्स कितना होगा, लेट अस कॉल इट एफ डैश। तो हमसे एफ डैश पूछा है, और अंडरस्टूड है कि उनके बीच की सेपरेशन उतनी ही रखी जितनी की पहले थी, पहले डी थी तो अब भी वो डी है। हमको ये एफ डैश निकालना है, मतलब कूलम्स लॉ जो आप जानते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें से सिर्फ आपको इसे लेना है, ऊपर वाले पार्ट को। तो एफ डैश अपॉन एफ डैश मतलब न्यू फोर्स, एफ मतलब द ओल्ड फोर्स। तो नया फोर्स कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो क्या आएगा यहाँ 3Q/4 इंटू 3Q/4, और नीचे नीचे आएगा इन चार्जेस का प्रोडक्ट, मतलब क्यू स्क्वायर, उसका माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाएगा ये। तो साफ तौर पर ये क्यू स्क्वायर इस क्यू से कैंसिल, तो कितना बचता है, ये 9/16। 9/16 पर हमको तो बताना है द न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड फोर्स। So we get 9F/16, 9F/16, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सब तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लगता है, और नहीं तो आप इस सबको मन में करेंगे, बहुत सारा पार्ट इसका मेंटली आप कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस के समय आप पूरा पूरा लिखो, पर एग्जाम में ये सब दुनिया भर की चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मन में चल रहा होगा। बस यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जब इनको आप ऐड कर रहे हो जल्दबाजी में कुछ ऊट पटांग न कर दें आप। याद रखें चार्जेस एडिटिव, ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई इसीलिए है कि चार्ज हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ में ऐड होता है, यहाँ भी कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में और कहीं भी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E. An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. The proton is allowed to fall from the rest and it through the same vertical distance. The time of fall of electron in comparison to
द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। अब टाइम ऑफ फॉल की बात हो रही है, ठीक है, दोनों बार, मतलब दो केसेस हैं, ध्यान देंगे। एक बार बात हुई है इलेक्ट्रॉन की, और क्या बोला है पहले केस में कि फील्ड लगी हुई है कहां पर, वर्टिकली अपवर्ड्स, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रॉन गिरता है रेस्ट से, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये रेस्ट से मतलब यूएस जीरो, ये गिरता है, और किस हाइट तक, वर्टिकल डिस्टेंस एच तक, और कुछ टाइम लगता है उसे। अब टाइम के लिए क्या करेंगे आप, तो आपको पता है कि इसके ऊपर आएगा फोर्स, इस फील्ड की वजह से। कहाँ आएगा, फील्ड यदि ऊपर है तो फील्ड का फोर्स आएगा डाउनवर्ड्स, ये हमने उसकी डायरेक्शन शो कर दी। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा इस पर एक्ट करने वाला फोर्स अपॉन मास, ऐसा होगा। और फिर टाइम फाइंड आउट करना है तो आप लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, तो एच दे रखा है, वो एच बराबर होगा यू टी, तो यू तो जीरो है, और यहां आएगा हाफ ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। ये कहानी इलेक्ट्रॉन की। अब अब क्या किया, अगला केस क्या है, अगला केस ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अब की बार अब क्या किया, फील्ड को एक तो पलट दिया, पहले वो काम कर रही थी ऊपर, तो अब ये नीचे काम करने लगी, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब प्रोटॉन को अलाउ किया फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। तो अब प्रोटॉन है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज, फील्ड कहाँ है, नीचे, तो फोर्स कहाँ आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में, क्या उतना ही फोर्स नहीं लगा, उतना ही लगा, फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में, देख रहे हैं आप, और डायरेक्शन भी सेम है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, बस यहां आता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां आप आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो क्या एक्सेलरेशंस भी बराबर होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मास अलग है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का पार्टिकल है, प्रोटॉन का मास आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 1636 गुना होता है, 1636 टाइम्स, तो मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा इलेक्ट्रॉन से, और एक्सेलरेशन यदि कम है तो सेम, और ये है सेम हाइट, तो उसने मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो सेम है, बस यहां फर्क आ गया है, ई अपॉन एम पी इंटू यहां वाला टाइम, तो इसको टी कर दें तो यहां है ये टी पी स्क्वायर। मतलब आप चाहें तो रेशो प्रपोर्शन से भी कर सकते हैं, मैं तो आपको समझा रहा था कि फर्क क्या आएगा। अब आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं है कि ये पूरी कहानी आप सुनाओगे, वहां आपको मन में चलना चाहिए कि फर्क क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। तो आपको फोर्स तो सेम है, ये दिमाग में आ जाए, फिर फोर्स डिवाइडेड बाय मास करने पर एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि उनके मासेस अलग हैं। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन होगा कम, तो ये कांस्टेंट है दोनों बार। तो हमको तो एक्चुअली इन दोनों को कंपेयर करना था, इन दोनों को कंपेयर करना था, हाफ ई एच ऑल आर कांस्टेंट्स, एम ई और टी में क्या फर्क है, प्रपोर्शन में है दोनों, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो इनफैक्ट ये आपको सोचना था। अब आगे कभी ये क्वेश्चन आए तो इतना सब नहीं सोचना है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था। तो टाइम कैसा होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, तो सीधे बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर एंड सो टाइम विल बी लेसर, टाइम विल बी लेसर। तो क्या करें, किसके लिए पूछा है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। अब 5 टाइम्स ग्रेटर, 10 टाइम ग्रेटर, ये तो फालतू बात लिखी हुई है, क्योंकि ये 1636 गुना होता है, उसका अंडर रूट ऐसा कुछ नहीं होगा, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, तो बस सीधे हमको बोलना है स्मॉलर। ये नीट 18 में पूछा हुआ एक अच्छा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। तो ये क्वेश्चन देख के ही बहुत से बच्चे डर गए होंगे, पूछा है नीट 18 में, आसान क्वेश्चन है, वो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको पढ़ो और फिर सॉल्व करो। हर क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने बस देखा और टिक करके आगे बढ़ गए। तो क्या है क्वेश्चन, अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस
हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो क्या थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए दिमाग में कि टॉय कार है जिस पर है कुछ चार्ज और वो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी उसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा। कितना आएगा फोर्स? यदि उस पर चार्ज है क्यू तो ऑब्वियसली फोर्स आएगा फील्ड की डायरेक्शन में, और कितना? क्यू ई। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात हो गई, मतलब फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लेना है। अब इसको मास से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमको? एक्सेलरेशन, यानी वो टॉय कार इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी फ्रॉम रेस्ट। आगे बोल रहे हैं ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक वो इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुई और उसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये पहली बात। आगे क्या बोल रहे हैं? एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एट 1 सेकेंड फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। फील्ड की डायरेक्शन यदि रिवर्स कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का इतना ही होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। यानी जिस रेट से पहले वो एक्सेलरेट हो रही थी, अब वो उसी रेट से रिटार्ड होगी, उसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन सेम रहेगा, उसी डायरेक्शन में अब वो रिटार्ड होगी, सेम रिटार्डेशन से। एक्सेलरेशन था पहले, अब रिटार्डेशन, सेम रेट से वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। 6 मीटर पर सेकेंड से अब वो डिक्रीज होते हुए 0 होगी। कितने समय में? तो लॉजिक से आप बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में वो 0 से 6, और फिर अगले 1 सेकेंड में, क्योंकि रेट सेम है, 6 से वो 0 हो जाएगी। पर आगे ये कहा जा रहा है आपसे, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 सेकेंड्स। वो 1 सेकेंड तक नहीं चली, बल्कि 2 सेकेंड और चली। तो पहले क्या हुआ? पहले 1 सेकेंड में 0 से 6, फिर अगले 1 सेकेंड में 6 से 0, और फिर अगले 1 सेकेंड में क्या होगा? अगले 1 सेकेंड में वो पलटेगी, वापस आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो टोटल जो जर्नी है उसकी वो है 3 सेकेंड की। हमको बताना क्या है? द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 टू 3 सेकेंड्स आर रिस्पेक्टिवली। तो रादर कुछ सॉल्व करने के हम इसका आंसर फाइंड करेंगे वीटी ग्राफ से। यहां मैं प्लॉट कर लेता हूं टाइम, और यहां प्लॉट कर ली मैंने वेलोसिटी। ध्यान देना, वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी और इधर है टाइम। तो आपको याद आना चाहिए कि इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है और एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। साइन के साथ लेंगे तो, और साइन के बगैर ऐड करेंगे तो डिस्टेंस। तो दोनों आपको मिल सकता है। तो यहां हमको वो ग्राफ प्लॉट करना है, और अभी मैंने जो कुछ अभी समझाया आपको, उस बेसिस पर दिमाग में ये रखना है कि पहले वो एक्सेलरेट हुई, और जिस रेट से एक्सेलरेट हुई 1 सेकेंड तक, फिर अगले 1 सेकेंड तक वो रिटार्ड हुई, ये भी ध्यान रखना है। तो उसकी वेलोसिटी का क्या होगा? 0 से 6 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर 6 से 0 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हुई फिर 1 सेकेंड लिया है तो फिर वो हो जाएगा -6। बस ये ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक ग्राफ आप बना लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। और नंबर्स के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो आपको, क्योंकि वो टॉय कार का मास हमको नहीं पता है। ये बनाया मैंने 0 से 1 सेकेंड का ग्राफ। अब ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, आपको अच्छे से पता है। ये 1 सेकेंड, टाइम को यहाँ सेकेंड में प्लॉट किया है हमने, 1 सेकेंड है ये, और 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी? तो +6 मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी, 1 सेकेंड हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब वो +6 से 0 होना है उसे 2 सेकेंड में। तो यहाँ 2 सेकेंड का एक निशान लगा लें और इस ग्राफ को ऐसा कर दें। ये ऐसा ग्राफ आया, और 1 सेकेंड और अभी चलाना है उसको। तो 1 सेकेंड और चलाएंगे, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो इसको भी यहाँ पर मार्क कर लें, -6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ एक डॉट लगाकर इसको आगे बढ़ा लें। बस इस तरह का रफली आप एक ग्राफ बना लेना तो आपका काम बन जाएगा। अब चाहिए क्या हमको? हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी के लिए कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स
डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। उसके लिए हमको इन तीनों एरियाज को एड अप करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1, दिस ट्रायंगल 2 एंड दिस ट्रायंगल 3 विद साइन। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से आप डिवाइड करेंगे। तो पहले निकालता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया कितना होगा, या तो इस पूरे को ले लें, 1+2 कर लेंगे, तो हाफ बेस, बेस इज 2 इंटू हाइट इज 6, यानी +6 मीटर। ये 1+2 निकाला है मैंने, तो ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 2 सेकेंड। और फिर इसका निकालें, हाफ बेस 1 हाइट 6 बट विद माइनस साइन, दिस इज 3, ये कितना आएगा -3, -3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +3। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनको साइन के साथ ऐड किया, अपॉन टोटल टाइम यानी 3 सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी या डी करेक्ट हो सकता है। तो हमको अब निकालना है एवरेज स्पीड। स्पीड में क्या करेंगे, तो साइन पर ध्यान नहीं देंगे, ये जो पार्ट था ये पहला वाला पार्ट था, जब हमने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी, टेकिंग दीज टू विद साइंस, तब मिला हमें डिस्प्लेसमेंट। ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करने पर यहां हमको मिली है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी। और अब हमको चाहिए एवरेज स्पीड, तो बस इनके साइन पे ध्यान नहीं देंगे, 6 और 3 9, 9/3 इज 3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स मिक्स किए, जैसा कि जेई में होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जेई का क्वेश्चन है या नीट का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखना चाहिए, सभी क्वेश्चन करने चाहिए, जहां तक आप कर सकें अच्छी बात है, बस खुशी खुशी करें, हंसते खेलते हुए करना चाहिए काम, जितना आप कर सकते हैं उतना कम है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 13। क्या बोल रहे हैं, suppose the charge of a proton and an electron differ slightly, one of them is -e, the other is e plus delta e। वैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस होते हैं उनका नेचर ऑपोजिट होता है, पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। दोनों पर कितना चार्ज होता है, स्मॉल ई के बराबर मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर यहां इन्होंने कुछ सपोज किया है, मान लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस हैं उनमें है स्लाइट डिफरेंस। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और ई, और ये है मान लो प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई, मतलब डिफरेंस कितना है चार्ज का, वो है डेल्टा ई। तो ऐसा होने पर क्या होगा, तो यूं सोचें कि मान लो कोई हाइड्रोजन एटम है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो, वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कारण जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, होता भी तो चार्ज में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। फिर प्रोटॉन होता है एक हाइड्रोजन एटम में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व हो रहा होता है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना ही प्रोटॉन पर होता है। तो नेट चार्ज 0 होने से कोई भी हाइड्रोजन एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस में कुछ डिफरेंस हो तो उसके ऊपर होगा कुछ नेट चार्ज। जैसा यहां बोला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e और प्रोटॉन का है e प्लस डेल्टा ई, तो अंतर कितने का होगा, डेल्टा ई का, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एटम में होगा डेल्टा ई चार्ज, पॉजिटिव। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d much greater than atomic size, distance d apart is 0, then delta E is of the order, given mass of hydrogen mh equals to 1.67 times 10 to the power -27 kg। नीट 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसको आपको सोच कर ही करना पड़ेगा, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था। इसमें भी कोई ट्रिक विक काम नहीं करेगी। यहाँ मैंने जो आपको समझाया वो आपको ध्यान रखना है कि क्यों कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम में। तो नेट चार्ज 0 होने से वो
न्यूट्रल होता है। पर इस थ्योरी ने बताया कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है हाइड्रोजन एटम पर। अब हमने लिए दो हाइड्रोजन एटम्स, एक ये, और दोनों को डिस्टेंस डी पर रख दिया है। तो क्या होगा, ड्यू टू देयर मासेस। अब मास में कौन कंट्रीब्यूट करता है, मास में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है, मास कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर। तो यहां तो इन्होंने मास पूरे हाइड्रोजन का ही दे दिया है। तो दोनों पर कितना कितना मास है, एमएच एमएच। तो ड्यू टू मासेस उनके बीच काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो होता है म्यूचुअल फोर्स, आपको पता है। इस हाइड्रोजन एटम को ये दूसरा वाला अट्रैक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन एटम को ये वाला करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एक्ट कर रहा है, जिसको आप न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालेंगे। और अब चार्जेस हैं, इस पर कितना है डेल्टा ई, इस पर भी कितना है डेल्टा ई, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो रिपल्शन एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये और ये। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब वहां लिखना नहीं है आपको, आपको तो सॉल्व कर डालना है, इजी है सॉल्यूशन उसका। बस दिमाग में ये आ जाए और आपको ये चार्ज डेल्टा ई यदि आपने ले लिया तो वो इजी है सॉल्यूशन। फिर क्या बोल रहा है, ये हुआ ये कि दोनों एक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नेट फोर्स जीरो हो गया दोनों ही एटम्स के ऊपर। तो हमको बताना है डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर। अब यहां आकर कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, कह रहे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आपको करना यह है कि एफ ई को एफ जी से इक्वेट कर देना है, एफ ई इक्वल्स टू एफ जी। अब एफ ई कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आएगा 1/4π/0, ये आएगा 1/4π/0 चार्जेस का प्रोडक्ट, तो डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अभी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें उसे। और ग्रेविटेशनल तो आएगा कैपिटल जी, मासेस का प्रोडक्ट यानी एम एच स्क्वायर, हाइड्रोजन का हमको दे रखा है मास, अपॉन डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का तो कोई रोल नहीं है, कैंसिल। हमको ये बतलाना है डेल्टा ई, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, तो अब आप वैल्यूज रख सकते हैं। जी मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 SI यूनिट्स में, फिर एम एच का स्क्वायर तो 1.67 इंटू 1.67 मतलब उसका स्क्वायर टाइम्स 10⁻⁻54, 27 का दुगना 54 ही होता है, -54 अपॉन ये कितना होगा, यहाँ गलती ना कर दें, इस पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये डिनोमिनेटर में मतलब इधर, और आप तो 10 के पावर्स की फिक्र कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 54 और ये 11 एडिटिव है, 54 55 65 ऊपर बनेगा और ये 9 भी ऊपर जाएगा, और 65 और 9 कितने होंगे 74, 74। बाकी सब ये वैल्यूज 74 पर ये ना भूलें कि इसकी अभी क्या होनी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आएगा, 74 का आधा, 74 का आधा, तो आधा मतलब 2 तिया 6 और 2 से 7 बार यानी 37 आ गया। और क्या, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे मैं आपको बतला देता हूं कि जब कभी ऐसा कुछ आ जाए, मान लो आपका आंसर सॉल्विंग के बाद, ये आगे के लिए आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, आगे के लिए बता रहा हूं। यहां कुछ आएगा x, तो बस इसको ध्यान देना, आप इसको ध्यान देना, यदि ये √10 से ज्यादा है तो 1/10 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर इज रेज्ड बाई 1, और √10 से कम है तो छोड़ देंगे, तो -37 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि मान लो 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया सपोज, तो क्या करेंगे, 8 आने पर इसको 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -36 हो जाएगा, यदि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा तो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा होता ही है, वो तो फैक्ट से आई हुई चीज है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 14। तो आसान सा दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at an angle 30 degree with an electric field intensity 2 times 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter
द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर इज। तो डायरेक्ट आपको याद आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये होता है torque acting on an electric dipole when placed in an external electric field, tau equals to pe sin theta। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यह है डायपोल मोमेंट वेक्टर और यह है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच एंगल जो यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फिर P कितना होता है? तो P होता है, ये मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, P होता है Q इंटू 2A। तो 2A इज ऑल्सो डायरेक्टली गिवन, डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो मीटर बना दिया उसका। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली 2 टाइम्स 10⁵ और फिर साइन 30 की वैल्यू डाल दी हाफ, और इस तरफ क्या दे रखा है हमको? 4 न्यूटन मीटर। ये भी SI यूनिट्स में ही दे रखा है, बस ये आपको इसमें से Q को वर्कआउट कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते फॉर्मूला ध्यान आ जाए। तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल, तो Q बराबर कितना? ये क्या 0 हो गया क्या? नहीं, 1। इसमें भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये पावर्स का क्या हुआ? ये हुआ 10⁵, वो नीचे जाकर और फिर न्यूमरेटर में जाकर -3, और ये आंसर किस में आएगा? कूलम में, यानी ये हो गया 2। इसको देख के समझ में आ गया होगा कि ये है मिली कूलम। मिली कूलम, 2 मिली कूलम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 15। क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड and is given by E equals to AR. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by। तो आसान है वैसे क्वेश्चन, उलझाया हुआ है। देखो मैं अभी करता हूं तो आपको आ जाएगा समझ में इमीडिएटली। क्या बोल रहे हैं? एक चार्ज है जो किसी स्फीयर के सेंटर पर सिचुएटेड है, मान लेते हैं यह है वो चार्ज। और क्या बोला है कि फील्ड इस तरह की है, इस तरह की रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड आप समझते होंगे, इस तरह की होंगी उसकी फील्ड लाइंस रेडियस के डायरेक्शन में। अब यदि हमसे पूछा है उसने कि वो चार्ज कितना है, क्यू कितना है, ये हमसे पूछा हुआ है, और क्या बोला है? रेडियस ए है इस स्फीयर की। और रेडियस ए हो, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इस रिलेशन से यहाँ फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू ए सम कांस्टेंट एंड रेडियस इज ए, तो ये फील्ड होगी। और वैसे आप कूलम्स लॉ से या गॉस लॉ से क्या जानते हैं कि यहाँ पर फील्ड कितनी होगी? तो यहाँ पर होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के कितना? 1/4πε0 इंटू चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर। तो ये 2 इक्वेशंस बनेंगी। एक तो इन्होंने जो रिलेशन दिया उससे आया, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको पता है, बस दोनों को इक्वेट करना है और बस आपको वो चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, अब स्मॉल ए ठीक है, स्मॉल आर तो उसने बताया था, रेडियस ए है तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, 1/4πε0 तो क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो बहुत आसान है, पर उलझा के दिया हुआ है, इमीडिएट आंसर नहीं आएगा बच्चों का। मतलब ऐसा सोचें कि इसमें कोई ट्रिक लगा दूं मैं, तो वो नहीं लगेगी ट्रिक। अभी वो आसान लग रहा है, पर एग्जाम में जब आया होगा तब बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बना होगा ये। 4/4πε0 कैपिटल ए और ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ये इसका आंसर होगा। आप मैच कर लें, 4/4πε0 कैपिटल ए स्मॉल ए क्यूब, एंड सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल इन वोल्ट्स in a region is expressed as Vxyz equals to 6xy minus y plus 2yz. The electric field in Newton per coulomb at a point 110 is। तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है, कैसे करना है एक बार सीख लें। क्यों ऐसा, उसके तरफ ध्यान अभी नहीं दें, कैसे हमको एग्जाम में करना है बस उस पर ध्यान दें। आंसर आपका आ जाएगा आराम से, 6xy माइनस y प्लस 2yz। हमको v दिया हुआ है, किस तरह वो xyz, मतलब xyz कोऑर्डिनेट्स के साथ v किस तरह चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, ये हमको बताया हुआ है। और हमको चाहिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी किस पॉइंट पर? 110 पर। तो करते ये हैं,
कि हम ई एक्स, ई वाई और ई जेड फाइंड करेंगे। इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे आपको ई एक्स चाहिए मान लो, तो ई एक्स के लिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तब हम ये सपोज करते हैं कि बाकी दोनों y और z वो कांस्टेंट्स हैं। यही काम हम करेंगे दोबारा से ई वाई फाइंड करते समय। फिर से इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तब x और z को हम कांस्टेंट मानेंगे। एंड थर्ड टाइम अगेन we'll differentiate this equation with respect to z, taking x and y to be constant। ये तीन अलग अलग आपको काम करने पड़ेंगे। तो यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो एक साथ नहीं करें, अलग अलग कर लें। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स ज्यादा लगते हैं पर आंसर आपका परफेक्ट आएगा। अब x के रेस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे। y z कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी ध्यान देंगे। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 6xy, 6y ये कांस्टेंट बाहर, ये माइनस ना भूल जाएं, और डी डी एक्स एक्स इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं, जीरो हो जाएंगे, खेल खत्म। अब इसको करेंगे तो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो माइनस आएगा और कौन बाहर आ जाएगा इसमें से। अब y वेरिएबल है, x एंड 6 आर कॉन्स्टेंट्स, दे कम आउट -6x, ऐसा हो जाएगा। फिर ये इधर क्या आएगा, तो ये माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ, ये तो फॉर्मूले का था। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, इसको ब्रैकेट कर दें। तो अब क्या होगा, ये माइनस ऑलरेडी आ रहा है, डी डी वाई वाई इज 1, तो -6x -1। अब इधर इधर भी तो है y, ये गड़बड़ कर दी है मैंने, आप मत करना। -1 और इधर आएंगे तो ये प्लस, अब इसमें से क्या होगा, 2z बाहर आ जाएगा और dy dy 1 हो जाएगा। ऐसी लंबी सी इक्वेशन बन गई, कोई बात नहीं। अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो। फिर ये माइनस साइन पहले से आ रहा है, माइनस साइन पहले से आ रहा है, और हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2y बाहर, यानी ये आ गई हैं आपके पास में फील्ड्स। अब एक काम और आप कर सकते हैं कि इसमें या तो आई कैप, इसके साथ में जे कैप, इसके साथ के कैप लगाकर एक ई के लिए इक्वेशन बनाएंगे, या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बस यहाँ वैल्यूज डालनी है। y कितना डाल दें हम, 1, तो -6 आ जाएगा, -6 और आई कैप ये आ जाएगा। तो -6 उसमें दिख रहा है मुझे, बी और डी में। फिर इधर डालेंगे x की जगह कितना, 1, तो माइनस आएगा और यहाँ आएगा 1, ठीक है। फिर ये -1 और z कितना है, तो z तो 0 है, उसका तो वैसे ही खेल खत्म है, तो ये -5 और साथ में क्या आएगा, j, -5j, यानी b करेक्ट हो रहा है। अब इसमें आएंगे ez में, तो ez में y की जगह कितना डालना है, 1, तो ये हो गया -2 k कैप, यानी आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं। ये है ई एक्स इस पॉइंट पर, ये ई वाई और ये ई जेड साथ में बस लिख दिया इन्होंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ऐसी हो जाएगी, तीनों को आप साथ लिखें तो -6i -5j -2k माइनस टेकन कॉमन कांस्टेंट है, तो ये हो गया +5j +2k। ऐसा ये सॉल्व हो जाता है आराम से। तो मैं तो नहीं रिस्क लेता, मैं एक साथ नहीं करता, मैं अलग अलग करता हूँ, क्योंकि मुझसे तो होती गलती प्लस माइनस की, और फिर लोग उसको फिर पॉइंट आउट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है मुझको। तो मैं तो ऐसे करता हूँ आराम से, फिर भी मेरा जल्दी आंसर आ जाता है, बच्चों से भी पहले आंसर आ जाता है इस तरह करने पर भी, क्योंकि मैं फिर उस क्वेश्चन से लड़ रहा होता हूँ, बाकी चीजें दिमाग में नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे।